आ, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आ, जो महाभाष्यकार हैं पतंजलि, उन्होंने शब्द को लोक विज्ञान कहा है। उन्होंने आगे चलकर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से बात करें, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बात करें, तो हम आपको बता दें कि शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्द को अपभ्रंश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि शास्त्र में संस्कृत शब्द से इतर शब्द को अपभ्रंश कहा जाता है। यहाँ शास्त्र से दंडी का अभिप्राय संस्कृत के व्याकरण शास्त्र से है। दंडी के इस कथन की पुष्टि अनेक जो व्याकरणिक हैं, व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने की है। भरत मुनि ने समान शब्द के अतिरिक्त जिस विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है वह यही अपभ्रंश है। भर्तृहरि ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहे जाने का उल्लेख किया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश किसने कहा, तो आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं कि भर्तृहरि ने कहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भर्तृहरि जो हैं संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहते हैं। महाभाष्य के टीकाकार कैयट जो 10वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने भी उन शब्दों को अपभ्रंश कहा है जो साधु शब्दों के समान अर्थ में लोक में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य हैं उनके भी मत उद्धृत हैं। उनसे भी स्पष्ट होता है कि संस्कृत से इतर साधु शब्दों से अलग जो असाधु शब्द होते हैं वो अपभ्रंश है। तो इस ज़्यादातर जो है ये बिगड़े रूप की चर्चा हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश भाषा जो है उसे देसी भाषा कहा गया है, और संस्कृत के आचार्यों ने इसे देसी भाषा भी कहा है या देश भाषा कहा है। स्वयं अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को देश भाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वयंभू ने अपनी रामायण को ग्रामीण भाषा अथवा देसी भाषा में रचित बतलाया है। अपभ्रंश के दूसरे जो बड़े कवि हैं पुष्पदंत, उन्होंने भी देसी नाम से ही अपभ्रंश की ओर संकेत किया है। और अपभ्रंश से पहले प्राकृत को देसी कहने की प्रथा थी। अपभ्रंश से पहले प्राकृत को देसी कहने की प्रथा थी, और प्राकृत से भी पहले पाली के लिए इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि देसी भाषाओं उनको अभिहित किया गया है जो कि संस्कृत से इतर हर काल में एक समानांतर भाषा के रूप में मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या कहिए कि अपना उपदेश भाषा के लिए जो इस्तेमाल किया था वो पाली ही था। इसको देश भाषा कहा गया है, और उसी भाषा में उन्हें सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था। इसी तरह से पाली से पूर्व पाणिनीय संस्कृत भी केवल भाषा कहलाती थी, क्योंकि छंदम की तुलना में वह लोक भाषा थी। तो सबसे पहले जो बात निकल कर के आ रही है कि छंदम है, और छंदम के समानांतर जो दूसरी भाषा है वो है संस्कृत। बाद में संस्कृत जो है वो शास्त्रों की भाषा बन गई, और उसके समानांतर आने वाली सभी भाषाएं जो हैं वो लोक भाषा या देसी भाषा बन गई। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई न कोई देसी भाषा अवश्य रहती है, और यही देसी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नई जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती रहती है। छंदम की भाषा ने तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया। ध्यान रखिए कि छंदम की भाषा ने तत्कालीन देसी भाषा